यस, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड किसके लिए था? सॉल्यूशन ऑफ स्कैटरिंग प्रॉब्लम। किसी भी स्कैटरिंग प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज ले रहे थे अपन? एक मेथड था जिसका नाम था पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड, और ये कंप्लीट नहीं हुआ था। इसका सॉल्यूशन यहाँ तक हो गया था हमारे पास में कि फाइनल वेव फंक्शन आफ्टर स्कैटरिंग क्या ऑब्टेन होगा? साई इंसिडेंट प्लस साई स्कैटरिंग, साई इंसिडेंट प्लस साई स्कैटरिंग। और यहाँ पर जो साई इंसिडेंट था, क्या था? साई इंसिडेंट, इसकी वैल्यू थी एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर। क्या थी? एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर। और जो साई स्कैटर था इसकी वैल्यू थी एफ थीटा फाई। ये जो एफ थीटा फाई था इसकी वैल्यू क्या थी? इसको अपन क्या कह रहे थे? क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड, क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड। और ये वैल्यू थी एफ थीटा फाई ओवर आर एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर, एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर। टोटल फाइनल वेव फंक्शन, इसको मैं एक बार साइड में लिख लेता हूं। साई इंसिडेंट्स क्या है? एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर, ये बाद में काम आएगा। और साई स्कैटर्ड क्या है? एफ थीटा फाई ओवर आर एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर। देखो यहाँ पर अब जो ये टॉपिक चलेगा वो थोड़ा सा मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल फॉर्मेट में चलेगा पूरा, तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक भी हो सकता है भाई, कुछ मिस्टेक हो सकती है। डिफरेंशियल है तो डिफरेंट मिस्टेक हो जाए तो आप लोग अपने हिसाब से कर लेना इसको, है ना। देखो फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ठीक ठाक हो जाए। सबसे पहले ये इंसिडेंस और स्कैटर, इनके लिए अपन निकालेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। या अपन ये कहे नाउ इंसिडेंट फ्लक्स, इंसिडेंट फ्लक्स, या इसको ये कह दे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। और ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आपने थर्ड ईयर में भी पढ़ा है, जिसको अपन जैसे शो करते थे। किससे शो किया? जैसे। क्या होती है ये वैल्यू? देखो माइनस आयोटा एच केट बाई 2m, सॉरी यहाँ पर रिड्यूस मास यूज में ले रहे हैं, 2 म्यू। और ये होता है साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ये आप थर्ड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स में देख सकते हो। J इज इक्वल माइनस आयोटा एच केट बाई 2 म्यू, वहाँ पर स्मॉल m था सिंगल पार्टिकल के लिए, यहाँ पर साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ठीक है, यहाँ पर अपन इंसिडेंस फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो इसको क्या लिख देंगे अपन? J इंसिडेंट, यहाँ पर इंसिडेंट, यहाँ पर इंसिडेंट, यहाँ पर इंसिडेंट और यहाँ पर इंसिडेंट। ठीक है, अब देखो भाई J इंसिडेंट इज इक्वल माइनस आयोटा एच केट बाई 2 म्यू साई इंसिडेंट, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। डेल का मतलब डेल बाई डेल आर, और ये साई इंसिडेंट माइनस साई इंसिडेंट, और ये डेल बाई डेल आर साई इंसिडेंट्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। लिख दिया यहाँ तक। अब ये साई इंसिडेंट्स की वैल्यू यहाँ से देख लो, क्या हो जाएगी? ये J इंसिडेंट इज इक्वल माइनस आयोटा एच केट ओवर 2 म्यू, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो प्लस का आयोटा माइनस के आयोटा में चेंज, तो क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर। और ये डेल ओवर डेल आर, और ये एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर, माइनस ये एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर, और ये डेल ओवर डेल आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर। इसको सोल्व करना भाई, ये तो इजी है थोड़ा सा। तो J इंसिडेंट्स इज इक्वल माइनस आयोटा एच केट ओवर 2 म्यू, माइनस आयोटा एच केट ओवर 2 म्यू। देखो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर, आर के रेस्पेक्ट में है ना, तो क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल का एज इट इज। ठीक है, आर का 1 हो गया, और ये आयोटा के क्या हो गया? बाहर आ गया। ठीक है, ऐसे ही माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर
और ये एक्सपोनेंशियल का एज इट इज माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर, और ये माइनस आयोटा के बाहर आएगा, या तो माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, ये प्लस ये माइनस तो आपस में कैंसिल, ये प्लस ये माइनस तो आपस में कैंसिल। ठीक है, अब क्या बच रहा है, ये जे इंसिडेंस इज इक्वल माइनस आयोटा एच केट ओवर 2 म्यू। ठीक, अब आयोटा के और आयोटा के 2 आयोटा के क्या हो जाएगा, 2 आयोटा के, यहाँ पर 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जे इंसिडेंस की वैल्यू क्या आ रही है, आयोटा इंटू आयोटा माइनस और माइनस प्लस, तो एच केट के ओवर 2 ऊपर नीचे कैंसिल म्यू, एच केट के ओवर म्यू। मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ साइड में, ये बाद में काम आएगी, यहीं पर लिख लेता हूँ, जे इंसिडेंट इज इक्वल एच केट के ओवर म्यू, और ये इक्वेशन मुझे पता नहीं, मैं इसको ए मान लेता हूँ भाई, आप लोग दे लेना नेक्स्ट जो भी इक्वेशन है ना, मैं इसको इक्वेशन ए मान लेता हूँ। इसको वेक्टर फॉर्म में चाहो तो लिख सकते हो, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि जे इंसिडेंस, वैसे कोई रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर, इसका वेक्टर एच केट के बाई म्यू, और वो कोई सी डायरेक्शन ले ली एन जेड, कोई सी डायरेक्शन ले ली ऐसे, चाहो लिख लेना इन वेक्टर फॉर्म, इसका वैसे कोई यूज नहीं है, अपन को ये यूज आएगा। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल थोड़ा सा टफ है भाई, शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाए इसमें मुझे, है ना। नाउ स्कैटर्ड फ्लक्स, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड वेव, ऑफ स्कैटर्ड वेव, ऑफ स्कैटर्ड वेव। ठीक है, देखो क्या आएगा ये, जे एस सी, वो फॉर्मूला माइनस आयोटा एच केट बाई 2 म्यू, माइनस आयोटा एच केट बाई 2 म्यू, और यहां पर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ फॉर्मूला क्या था, साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ऐसा कुछ था। तो यहां पर स्कैटर के लिए है तो एस सी एस सी एस सी और एस सी, ऐसा कुछ लिख दिया भाई। ठीक है, तो अब एस सी इज इक्वल, ये जे एस सी माइनस आयोटा एस्केट बाई 2 म्यू साई स्टार स्केटर्ड, डेल का मीनिंग डेल बाई डेल आर, और ये साई एस सी। ठीक है, माइनस साई एस सी डेल बाई डेल आर साई एस सी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कोई दिक्कत नहीं। अब जे एस सी इज इक्वल माइनस आयोटा एच केट ओवर 2 म्यू साई, अब देखो ये साई एस सी की वैल्यू ये वाली है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, स्टार लगाना पड़ेगा, एफ स्टार थीटा फाई ओवर आर प्लस का आयोटा माइनस के आयोटा में चेंज, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर। ठीक है, अब डेल ओवर डेल आर, और ये वैल्यू एफ थीटा फाई डिवाइड आर एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर। कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस साई एस सी, ये एज इट इज एफ थीटा फाई ओवर आर एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर, एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर, डेल ओवर डेल आर, ये वैल्यू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो एफ थीटा फाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ओवर आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा, प्लस का आयोटा है तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के आयोटा में चेंज हो जाएगा। ये यहां तक ये, अब इसको सोल्व करना भाई। ठीक है, देखो क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड, क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड, क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड, तो
इसको मैं डिफरेंशियल से बाहर ले सकता हूँ, इसको मैं डिफरेंशियल से बाहर ले सकता हूँ, ले सकता हूँ ना। ये देखो नीचे से स्मॉल आर, नीचे से स्मॉल आर, ये दोनों भी डिफरेंशियल से बाहर आ जाएंगे। तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, जे एस सी इज इक्वल माइनस आयोटा एच केट ओवर 2 म्यू। यहाँ से ये 12 आएगा ना, तो दोनों क्वांटिटी क्या हो गई, एफ थीटा फाई का स्टार और ये एफ थीटा फाई। नीचे है स्मॉल आर, दोनों जगह है, बाहर आएगा। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर। ठीक है, डेल बाई डेल आर, ये मैंने कॉमन ले लिया बाहर, एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर ओवर आर, ये बच रहा है, माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर। अब डेल ओवर डेल आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर ओवर आर, ये आ गया भाई। देखो भाई, हो सकता है कहीं पर मिस्टेक हो जाए, तो आप लोग भी इंटेलिजेंट हो, सब के सब बिना एग्जाम दिए पास हो के आए हो, यानी आपकी प्रतिभा पे कोई शक नहीं किया गया। ठीक है ना, आपकी काबिलियत को देख के बिना एग्जाम प्रमोट। तो ये तो डिफरेंशियल है, छोटे मोटे तो आप लोग कर लोगे वैसे भी। देखो भाई, जे एस सी इज इक्वल, इसको अपन क्या लिख देंगे, आप लोग जानते हो ना कि ए स्टार ए को क्या लिखते हैं, ए के मोड का स्क्वायर लिख दें ऐसा। तो जे एस सी इज इक्वल माइनस आयोटा एच केट बाई 2 म्यू, और ये एफ थीटा फाई जो है इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ तक तो मेरे भी दिक्कत नहीं है। अब देखो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर, माइनस आयोटा के आर, ये u अपॉन वी वाला से हो गई है। सबसे पहले क्या किया अपन ने, सबसे पहले अपन ने किया ये जो नीचे 1/r है ना, इसको रख लिया कांस्टेंट, 1/r को कांस्टेंट। देखो मेरे तो यही मेथड समझ में आता है, जैसे मैं a बराबर मान लूँ एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर मान लूँ, b बराबर क्या मान लूँ 1/r, तो मैं इसे इसको a b मान लूँगा और a b मान के इसका डिफरेंशियल कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या किया, 1/r को कांस्टेंट, और ये एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर, और ये आयोटा के बाहर आएगा, ऐसा ही होगा ना। फिर प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर को कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर कांस्टेंट, 1/r का माइनस 1/r स्क्वायर, माइनस 1/r स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर, इसका भी वही मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल 1/r को रखिए कांस्टेंट, और ये एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर, और ये माइनस आयोटा के बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस आयोटा और के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है ना। फिर माइनस, अब क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर को रख लिया कांस्टेंट, 1/r का माइनस 1/r स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ये क्या हो जाएगा प्लस। शायद मैंने यहाँ पर भी मिस्टेक कर दी क्या, ऊपर वाले में इसको कांस्टेंट रख लिया, एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर, आयोटा के बार, फिर नीचे वाला किस में आता है, माइनस में आता है, तो माइनस 1/r का माइनस 1/r स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस आएगा ये यहाँ पर, यार प्लस आएगा ना ये। ठीक है, अब देखो, और ये ब्रैकेट बंद, इसको एक बार चेक कर लेंगे, फिर बाद में हो सकता है मिस्टेक हो जाए। जे एस सी इज इक्वल माइनस आयोटा एच केट ओवर 2 म्यू, ये एफ थीटा फाई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो भाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर और ये एक्सपोनेंशियल प्लस का आयोटा के आर आपस में कैंसिल, तो क्या बच रहा है केवल ये आयोटा के अपॉन आर, ये बच रहा है ना। ये दोनों आपस में कैंसिल, तो प्लस 1/r स्क्वायर, प्लस 1/r स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस,
प्लस आयोटा के अपॉन आर। ये आयोटा के आर प्लस का ये आपस में कैंसिल, तो ये नीचे वाला आर स्क्वायर बचेगा, बाहर है माइनस, तो -1 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल। ठीक है, तो जे एस सी इज इक्वल माइनस आयोटा एच केट ओवर 2 म्यू एफ थीटा फाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड आर, और ये क्या हो जाएगा, दोनों क्वांटिटी सेम, 2 आयोटा के बाई आर, 2 आयोटा के बाई आर। ठीक है भाई, ठीक फॉर्मूला आ गया, यही आता है। अब आयोटा इंटू आयोटा, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, और ये 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट, तो जे एच सी इज इक्वल एच केट के ओवर म्यू, ये क्या बच रहा है, एफ थीटा फाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ओवर आर इंटू आर, आर स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां तक करो एक बार। अब देखो आगे, यदि अपन क्या मान लें, एक स्फेयर माने, क्या माने, एक स्फेयर आर रेडियस का, तो उसका एरिया क्या मान लेंगे अपन, डीएस मान लेंगे। क्या मान लेंगे, डीएस। इस डीएस एरिया के एक्रॉस, इस डीएस एरिया के एक्रॉस प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या आएगी, वो लिख रहा हूं मैं फॉर्मूले के लिए। किसका फॉर्मूले के लिए, सिग्मा थीटा फाई का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के लिए मैं क्या करूंगा, इस डीएस एरिया के एक्रॉस कितना ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो फाइंड आउट करूंगा। तो क्या लिखूंगा मैं, नाउ सपोज एरिया, AREA, एरिया एलिमेंट ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, small r is ds, then scattered probability current density overall ds area, then scattered probability current density, scattered probability current density overall ds area क्या हो जाएगा, ये j एस सी ओवरऑल के लिए ds, ठीक है, मल्टीप्लाई एच केट के ओवर म्यू एफ थीटा फाई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये ds। ठीक है, अब देखो भाई, जे एस सी डी एस इज इक्वल एच केट के और म्यू, ये हो जाएगा फॉर्मूला एफ थीटा फाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये डी एस ओवर आर स्क्वायर, डी एस ओवर आर स्क्वायर। ये क्या होता है आप लोग जानते हो, ये होता है सॉलिड एंगल, ए एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल, ए एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल। नाउ डी ओम इज इक्वल क्या होता है, डी एस ओवर आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, जे एस सी डी एस इज इक्वल एच केट के ओवर म्यू, एच केट के ओवर म्यू एफ थीटा फाई के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और ये डी ओम। ये इक्वेशन में बी मान लेता हूं इसको, कौन सी इक्वेशन मान लूं, बी इक्वेशन, ये इक्वेशन बी, यहां तक लिखो भाई। तो यानी कहने का मतलब ये कि टोटल स्कैटर्ड एरिया आ गया, इंसिडेंस क्या था वो पहले था, तो अपन क्या कर लेंगे, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे।
तो अपन डायरेक्ट आते हैं यहाँ पर डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पर। इसको मैं रब कर देता हूँ, ये लिख लेना सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। अब देखिए, नाउ डिफरेंशियल स्कैटरिंग, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ये होता है सिग्मा थीटा फाई। क्या होता है ये? सिग्मा थीटा फाई। इसकी वैल्यू होती है, देखो ये क्या है था, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड वेव पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट टाइम डिवाइड इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ये होता फॉर्मूला इसका। एक पर यूनिट सॉलिड एंगल में पर सेकंड, पर यूनिट सॉलिड एंगल में पर सेकंड, पर यूनिट सॉलिड एंगल में पर सेकंड, यहां पर एक लाइन रह गई। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड वेव एक्रॉस, यहां पर ये वर्ड लगाना, एक्रॉस एरिया डीएस, ये भी लगा लेना, एक्रॉस एरिया डीएस। डीएस एरिया में पर यूनिट सॉलिड एंगल के लिए पर यूनिट जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो, और इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम का जो रेशियो है वो किसको शो करेगा? सिग्मा थीटा फाई को। किसको शो करेगा? सिग्मा थीटा फाई को। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है कि JSC DS, JSC DS क्या हो गया? ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ओवरऑल एरिया DS, ठीक है, डिवाइड पर यूनिट सॉलिड एंगल, तो पर यूनिट के लिए डी ओम से डिवाइड, फिर क्या है पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट के लिए टाइम से डिवाइड, फिर इसके लिए क्या बोल रहा है ये? इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी पर यूनिट टाइम, तो ये है J इंसिडेंट और ये पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये T से T ऊपर नीचे कैंसिल, तो क्या बन रहा है ये फॉर्मूला? ये बन रहा है JSC DS ओवर डी ओम, फिर ये मेन बटे का चिन्ह और ये J इंसिडेंस, ठीक है। अब क्या करेंगे? इक्वेशन A और B का यूज कर देंगे, A और B का यूज, तो क्या लिखेंगे? ऑन यूजिंग इक्वेशन A एंड B, तो मैं लिख रहा हूं ऑन यूजिंग इक्वेशन A एंड B, इक्वेशन A एंड B, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि ये लाइन क्यों लिख रही है? स्कैटर्ड का मतलब तो यही तो है भाई, इंसिडेंस के रेस्पेक्ट में वो कितना स्कैटर हो गया, इंसिडेंस के रेस्पेक्ट में वो कितना स्कैटर हो गया, वो क्या होता है? डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, यानी एक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो लिखा है, ये तो इंसिडेंस और ये स्कैटर्ड, यानी स्कैटर्ड करंट डेंसिटी निकाल ली पूरे एरिया को कवर करते हुए, पूरे एरिया को कवर करते हुए, डीएस एरिया को जिसका सॉलिड एंगल कितना है? डी ओम, उसको बटा, यानी वही बात है मैं कहने का मतलब, ये जैसे कोई 100 नंबर है तो 100 में से 50 आएगा, तो ये तो लिखोगे आप लोग, तो ये तो टोटल इंसिडेंस और ये टोटल स्कैटरिंग, ये बात कहानी चल रही है यहाँ पर। और जब इंसिडेंस आएगा तो वहाँ पर कोई सॉलिड एंगल तो होगा नहीं,
इंसिडेंस में सॉलिड एंगल नहीं होगा। सॉलिड एंगल तो क्या होगा, फिर वो बाद में स्कैटर्ड होगा स्फेरिकल टाइप में, फिर वो 3D में सॉलिड एंगल बनेगा। ठीक है, और जब सॉलिड एंगल बनेगा तभी वहाँ पर क्या बनेगा, एक एरिया भी बनेगा, क्योंकि इंसिडेंस का कोई एरिया होगा ही नहीं, डीएस एरिया इंसिडेंस में नहीं होगा। ठीक है, तो जो एरिया की बात होगी, सॉलिड एंगल की बात होगी, वो केवल स्कैटर के साथ में होगी, इंसिडेंस के साथ में नहीं होगी। ये यहाँ पर ध्यान रखना आपको। अब देखो JS DS और डी ओम, यदि मैं इस क्वांटिटी को नीचे ले जाऊँ, यहाँ पर लिख दूँ डी ओम, लिख दूँ इसको, तो ये तो बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा थीटा फाई इज इक्वल, क्या बच रहा है ये एच के और म्यू, और ये एफ थीटा फाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड इंसिडेंस, ये रही वैल्यू एच के ओवर म्यू, ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल, तो सिग्मा थीटा फाई इज इक्वल एफ थीटा फाई के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ये लिखो भाई, इतना लिखो, ये आ गया एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लिखो। ठीक है भाई, ये एक रिजल्ट आ गया इसका। अब देखो, और कई बार इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं डी सिग्मा ओवर डी ओम, ऐसे भी कई बार लिखा हुआ आता है। ये एक ही बात दोनों। तो ये क्या है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। क्या है ये, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, और ये क्या है, क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड। तो क्या लिखूंगा, दिस इज ए fundamental, this is a fundamental relation between differential scattering cross section, differential scattering cross section सिग्मा थीटा फाई एंड क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड, क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड, क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड। अब देखो इसमें और आगे, तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को कैसे शो करेंगे, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को अपन कैसे शो करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर दें, क्या कर दे, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन। Now total scattering cross section, सिग्मा टी, सिग्मा थीटा फाई का इंटीग्रेशन डी ओम के रेस्पेक्ट में, अच्छी तरह लिख देता हूं, सिग्मा थीटा फाई का इंटीग्रेशन डी ओम के रेस्पेक्ट। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। तो सिग्मा टी इज इक्वल, ये वैल्यू एफ थीटा फाई
के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर और ये डी ओम। इसी को अपन ऐसे भी लिखेंगे सिग्मा टी इज इक्वल इंटीग्रेशन एफ थीटा फाई के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। आप लोग जानते हो कि डी ओम क्या होता है, 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। तो लिख दूं यहाँ पर 2 पाई साइन थीटा और डी थीटा। तो सिग्मा टी इज इक्वल 2 पाई इंटीग्रेशन एफ थीटा फाई के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर और ये साइन थीटा डी थीटा। एक ये रिलेशन भी है इसका। ये टोटल पार्शियल वेव मेथड में चल रहा है भाई, पार्शियल वेव एनालिसिस में, ठीक है। अब इसकी वैलिडिटी चेक करते हैं अपन। इसकी वैलिडिटी, इसी का टॉपिक चलेगा नेक्स्ट। लिख रहा हूं मैं, आप लोग में लिखना वैलिडिटी ऑफ पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। वैलिडिटी ऑफ पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। देखो, मान लिया कि जहां पर जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल की रेंज कितनी है, ए नोट, क्या है रेंज, और पोटेंशियल क्या मान लिया, पी, या सॉरी मोमेंटम मान लेते हैं वहां पर पी। इसी बात को पहले लिखो और फिर यहां पर क्या करेंगे, एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो क्या लिख दिया, लेट रेंज ऑफ पोटेंशियल इज ए नोट and momentum of scattered particle is P, then only those particle are contribute, only those particle are contribute h cat l l plus 1 root very less than, या ऐसे करो लेस देन और इक्वल एल मैक्सिमम। एल है यहां पर क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, लिख देता हूं मैं, एल इज इक्वल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखो, यानी यदि ये कंट्रीब्यूट होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब लिखेंगे एच कैट, इसको क्या लिख देंगे, एल स्क्वायर प्लस एल लिख दें, और ये एल मैक्सिमम, क्या लिख दें इसको, एल मैक्सिमम फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एल, फॉर large value of L, for large value of L क्या हो जाएगी वैल्यू, h cat L L plus 1। ये जो L है ना, ये L कंफ्यूज मत होना, यहां पर ये L सेम नहीं है, ये L सेम नहीं कि भाई यहां पर L की मैक्सिमम वैल्यू ये L, ये जो L है ये है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। और ये जो L, ये वाला L क्या है, ये L है ऑर्बिटल क्वांटम, ओ सॉरी ऑर्बिटल मोमेंटम। ये तो है मोमेंटम और ये है क्वांटम नंबर, दोनों में डिफरेंस समझ लेना अच्छी प्रकार से। ये क्या है मोमेंटम और ये क्या है क्वांटम नंबर, ये दोनों में डिफरेंस है, सेम मत समझ लेना। तो मैं क्या कर रहा था, लार्ज वैल्यू ऑफ एल, तो एल स्क्वायर वेरी ग्रेटर देन एल, तो एल को नेग्लेक्ट मान ले, एच कैट अब क्या बन जाएगा, ये एल स्क्वायर और ये एल मैक्सिमम, एल मैक्सिमम, एच कैट एल
और ये एल मैक्सिमम हो गया। क्या हो गया ये? एल मैक्सिमम। अब देखो एच कैट एल, अब आप लोग जानते हो, क्या जानते हो? ये जानते हो कि जे इज इक्वल क्या होता है? आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी होता है ना। जे क्या है यहाँ पर? एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम सॉरी। जे क्या है? एंगुलर मोमेंटम। परपेंडिकुलर तो इसको लिख देंगे जे इज इक्वल आर पी, जे इज इक्वल आर पी, क्योंकि मैक्सिमम में परपेंडिकुलर होना चाहिए। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। और यहाँ पर मैं जे को क्या लिख रहा हूँ? एल मैक्सिमम से, और ये हो गया आर पी। और ये एल मैक्सिमम जो है रेंज मैंने क्या मान लिया? ए नोट, और पोटेंशियल क्या है? मोमेंटम क्या है? पी। जे इज इक्वल आर क्रॉस पी, इसको मुझे मैक्सिमम लेना है, तो जे इज इक्वल आर पी, क्योंकि साइन 90 क्रॉस में साइन आता है ना ऐसे, ये लो आर पी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 करो तभी तो मैक्सिमम होगा ये। तो जे को क्या लिखते हैं? एल मैक्सिमम, या आर पी अपनी जगह, आर इसकी रेंज ए नोट, और इसका जो पोटेंशियल वो है पी। तो मैं इसको लिख रहा हूँ ए नोट पी, ए नोट पी। अब देखो एल लेस देन ए नोट पी बाई एच कैट, पी बाई एच कैट किसका फॉर्मूला हो गया ये? यहां तक लिखना है इसको। देखो लेमडा बराबर होता है एच कैट बाई पी, ठीक है ना। तो ये 1 बाई लेमडा, तो एल लेस देन ए नोट बाई लेमडा। इसको और कोई भी फॉर्मूला हो सकता है क्या एनर्जी के टर्म में? चलो लिख देना एल। अब यहां पर एल कम हो गया, या तो इक्वल हो या फिर लेस देन हो। इसका मतलब सबसे लोवेस्ट एनर्जी एस की, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। इसका मतलब ये है कि एल की वैल्यू कम होनी चाहिए। इसका मतलब लोवेस्ट एनर्जी, लोवेस्ट एनर्जी। तो क्या लिखेंगे? सो इट इज क्लियर दैट, it is clear that partial wave analysis method is applicable only for lowest energy, low energy, ओनली फॉर लो एनर्जी। क्यों? क्योंकि हाई एनर्जी में जो फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो चेंज हो जाता है। लो एनर्जी में फंक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रोक्सीमेट सिमेट्रिक रहता है। क्या रहता है? सिमेट्रिक। लेकिन जैसे ही हाई एनर्जी आप अप्लाई कर दोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो फंक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो चेंज हो जाएगा। फिर ये मेथड यूज में नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि फिर वहाँ पर पूरी की पूरी इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी, पूरी इक्वेशन चेंज, क्योंकि फिर वहाँ पर स्कैटर्ड वेव अलग अलग आ जाएगी। लो एनर्जी में स्कैटरिंग वेव क्या रहेगी? अप्रोक्सीमेट सभी डायरेक्शन में कांस्टेंट। लेकिन जैसे ही हाई एनर्जी इस साइड कुछ अलग हो गया, इस साइड कुछ अलग, इस साइड, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेंडमली हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये जो फॉर्मेट है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये यहाँ तक कंप्लीट है भाई, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट, या फिर हाँ इसका एक ये भी है, आप लोग जानते हैं मोमेंटम का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है। एक मोमेंटम का दूसरा फॉर्मूला, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, एल लेस देन ए नोट के, ऐसे भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि के जो वो होता है ना फॉर्मूला पी अपॉन एच कैट, पी बराबर एच कैट के भी होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, याद हो तो पी बराबर क्या होता है? एच कैट के। ये दोनों फॉर्मूले एक ही है, ये दोनों एक ही है। और ये ऐसे देखो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग से मिस्टेक कर दी, याद आ गया। यहाँ पर एच ही होता है भाई, मोमेंटम में केवल एच, ये केवल एच ही है, एच ही होता है भाई। ये सही कर लेना इसको, केवल एच, लेमडा बराबर एच बाई पी, ऐसे कुछ होता ही है। हाँ, और पी बराबर होता है एच कैट के, उससे भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। एच कैट के उसी टर्म में आ जाएगा ये, इसको सही कर लेना। केवल एक एच होता है, एच कैट नहीं होता, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा डिस्कस अपन नेक्स्ट टॉपिक पे कर लेते हैं, फिर कल करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ प्लेन वेव इनटू स्फेरिकल वेव। एक्सपेंशन ऑफ प्लेन वेव इनटू स्फेरिकल वेव। क्यों करें अपन एक्सपेंशन? प्लेन वेव को स्फेरिकल फॉर्म में चेंज क्यों करें? पहले जो वेव आ रही थी वो क्या थी? एक प्लेन वेव थी। बाद में क्या किया? टारगेट की पोटेंशियल से उसने इंटरेक्ट किया। टारगेट के पोटेंशियल से उसने क्या किया? इंटरेक्ट किया। इंटरेक्ट करते हुए क्या होगा? डिफ्रैक्ट होगा। और डिफ्रैक्ट किस फॉर्म में होगा? स्फेरिकल फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? स्फेरिकल फॉर्म में होगा। इसी कारण हमें रिक्वायर्ड है कि प्लेन वेव को स्फेरिकल वेव में चेंज करने के लिए, प्लेन वेव को स्फेरिकल वेव में चेंज करने के लिए तो सबसे पहले अपन स्टार्ट से करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट क्यों? प्लेन वेव, एक वेव लो, क्या लेंगे अपन? एक इंसिडेंट वेव। सबसे पहले एक इंसिडेंट वेव का अपन डिस्कस करेंगे और उसी को अपन किस में चेंज कर देंगे? स्फेरिकल वेव में चेंज कर देंगे, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है। यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मेट है, पूरा का पूरा करते हैं। चलो थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देते हैं। देखो, मान लिया कि कोई एक वेव है, वो किस डायरेक्शन में आ गई? जेड डायरेक्शन में। वो वेव किस डायरेक्शन में आ गई? जेड डायरेक्शन में। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर, एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड। और जेड इक्वल क्या होता है? आर कोस थीटा। जेड इक्वल क्या होता है? आर कोस थीटा। लिख दें इसको। देखो, सपोज ए वेव, ए प्लेन वेव, सपोज ए प्लेन वेव इंसिडेंट along z axis, incident along z axis, then wave function is given by psi incident is equal exponential iota kz is equal exponential iota k, z को क्या लिखते हैं? आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। ये इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन को एक बार गौर से देखिए। देखो, कोई भी जो अपने पास जो फंक्शन होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, वो किसका फंक्शन होता है? साई आर का, थीटा का, फाई का। यह आपने एमएससी प्रीवियस में बहुत अच्छी तरह पढ़ा है और बीएससी थर्ड ईयर में बहुत अच्छी तरह पढ़ा है कि साई किसका फंक्शन होता है? आर, थीटा और फाई का। और इस साई के बेस में लगाते हैं अपन एन एल एम लगाते हैं। एन क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या होता है? एंगुलर क्वांटम नंबर। एम क्या होता है? मैग्नेटिक या एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। और ये आर, थीटा, फाई याद होगा अच्छी तरह। फिर अपन क्या करते हैं? इनको सेपरेट करते हैं अलग अलग। साई एन एल फंक्शन अलग, ये सॉरी ऐसे करते हैं आर एन एल, आर का फंक्शन अलग कर लेते हैं और थीटा और फाई का फंक्शन अलग कर लेते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड के द्वारा। साई आर, थीटा और फाई का फंक्शन यहाँ पर बेस में एन एल एम क्या है वो मैंने आपको बता दिया। और फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के द्वारा रेडियल फंक्शन अलग करते हैं, एंगुलर फंक्शन अलग कर लेते हैं। ठीक है ना। और जो रेडियल फंक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं हम? स्फेरिकल हार्मोनिक। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल हार्मोनिक। और ये एंगुलर फंक्शन अलग होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, इस फंक्शन में कहीं पर फाई आ रहा है क्या? इस फंक्शन में कहीं पर फाई आ रहा है क्या? फाई कहीं पर भी इंक्लूड नहीं है, कहीं पर भी इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब आपके पास में एंगुलर मोमेंटम का जो जेड कंपोनेंट था, क्या था? एंगुलर मोमेंटम का जो जेड कंपोनेंट था वो आपको याद होगा, ऐसे कुछ फॉर्मूला था माइनस आयोटा एच के डेल अपॉन डेल फाई। एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट एल जेड इज इक्वल माइनस आयोटा एच के डेल ओवर डेल फाई, यही था। अब देखो, जब यहाँ पर फाई कहीं पर है ही नहीं, फाई के ऊपर डिपेंडेंसी इसकी नहीं है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट क्या होता है? जीरो। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट जीरो हो गया। ठीक है, कहानी सही है यहाँ तक। और जब एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट जीरो होगा तो इसको क्या मैं लिख दूंगा?
इसको लिख दूंगा 0। और एल जेड इक्वल ये भी होता है, एम एच केट भी होता है, ये भी आप लोग जानते हो, ये भी आपने खूब अच्छी तरह पढ़ा है ना। तो अब ये 0 है, इसका मतलब m बराबर 0, इसका मतलब m बराबर 0, ठीक है ना। तो यहां पर जितनी भी वैल्यू है, जैसे यहां पर साई n l की बात करूंगा मैं, नहीं तो यहां पर n 0 मान लो, ये सॉरी l की बात करेंगे तो साई l 0, साई l 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा r l और ये r का फंक्शन और ये y l m, तो l m की वैल्यू 0 थीटा फाई। तो यानी सीधा सा मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जहां पर m है वहां पर मैं 0 रख दूंगा। दोबारा समझना, इस फंक्शन में फाई नहीं है, इसका मतलब एल जेड 0 है, क्योंकि फाई के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है इसकी। जब एल जेड 0 हो गया तो एल जेड बराबर एम एच केट भी होता है, तो यहां पर m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसी को मैं लिख रहा हूं, देखो so it is clear that incident wave function does not depend on एजीमुथल एंगल फाई, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट वेव along z axis is 0, so we take in wave function m is equal 0, ठीक है। और m क्या है, मैं लिख देता हूं, इन फंक्शन एजीमुथल क्वांटम नंबर, या ये लिख लो, वी टेक इन फंक्शन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m is equal 0, so इसको रब कर दे, ऊपर लिखता हूं मैं, चलो so incident wave function write as below, psi इंसिडेंट इज इक्वल एल की सभी वैल्यू के लिए, एक बार फंक्शन एल की सभी वैल्यू के लिए लिखेंगे, तो एल की सभी वैल्यू के लिए समेशन लेंगे 0 to इनफाइनाइट, ए एल कोई कांस्टेंट है और यहाँ पर साई एल 0 आर थीटा फाई, ठीक है ना। ए एल कोई कांस्टेंट है। अब देखो भाई, कहने का मतलब नहीं है समझ में, तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, वेव फंक्शन का सुपरपोजिशन कैसे लिखते हैं अपन, सुपरपोजिशन a1 साई 1, a2 साई 2, a3 साई 3, ये तो लिखते हैं। तो साई इज इक्वल, इसको ए एल साई एल कर लो, कोई दिक्कत है क्या, और एल की वैल्यू 0 to इनफिनिट कर लो, जो भी है वही तो बात है ना। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज लिया है मैंने, ठीक है। ए एल की वैल्यू फाइंड आउट करके मुझे केवल यहाँ पर रखनी है और कुछ नहीं करना,
केवल ए एल की वैल्यू फाइंड आउट करके मुझे यहाँ पर रखनी है और कुछ नहीं करना। थोड़ा सा सेकेंडरी मैथमेटिकल में लेजेंडरी पोलिनोमियल, बेसल पोलिनोमियल है, उनका यूज होगा केवल। तो साई इंसिडेंट इज इक्वल एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ए एल, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, आर का अलग और फाई का अलग। तो ये आएगा 2k² बाई पाई, यानी मैं पूरा लिख दूं, ये जो आर वाला फंक्शन है ना, जो एन के ऊपर भी डिपेंड होगा, इसकी पूरी वैल्यू आएगी 2k² बाई पाई। याद रखना है यहाँ पर, डायरेक्ट याद है, वैसे सेकेंडरी की बुक में है 2k² बाई पाई, और ये बेसल पोलिनोमियल अलग हो गया। क्या होगा? बेसल पोलिनोमियल JL/KR, ठीक है। और ये y L0 और थीटा फाई। कौन सा मेथड अप्लाई किया मैंने? दोबारा समझ लेना, साई एन एल एम होता है, ये लो दोबारा लो इसको, क्या होता है? साई एन एल एम। और ये लो यहाँ पर, ये भी लिख लो रे यार, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे तो। एन और ये एम की वैल्यू तो 0 है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, साई एन एल एम हो गया ना, तो इसको लिखते हैं अपन आर एन आर और एन एल, और ये वाई थीटा फाई, और ये एल और एम के ऊपर डिपेंड होता है, एल और एम के ऊपर डिपेंड होता है ना ये। तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू मैं क्या लिख रहा हूँ? 2k² बाई पाई की पावर 1/2 JL/KR, ये वैल्यू मैं इसकी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, ये कोई इक्वेशन नहीं दूंगा अभी, एंड ये जो आपके पास ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू थीटा फाई, इसकी वैल्यू होती है 12 + 1 बाई 4 पाई पावर 1/2 PL cos थीटा, PL cos थीटा। पूछोगे कैसे आएगा? ये मैंने एमएससी प्रीवियस में करवा रखा है, YLM थीटा फाई का जो फॉर्मूला है, ठीक है ना। ऐसे कुछ पावर थी, -1 की पावर m, दो फॉर्मूले थे, -1 की पावर m, ये जो फॉर्मूला था ना वो था m, यहाँ पर नहीं था, ये था फॉर्मूला m > 0 के लिए, और ये m < 0 के लिए, पावर 1/, और PLX था, ऐसे कुछ सेकेंडरी में था भाई, ये एमएससी प्रीवियस में भी था। ये वैल्यू YLM थीटा फाई की, वहाँ पर L M की वैल्यू 0 रख के देख लेना, क्या रखे देखना, L की वैल्यू 0। देखो भाई, ऐसे देखते हो ना, मुझे दया आ जाती है फिर। YLM थीटा फाई इज इक्वल -1 की पावर m 12 + 1 बाई 4 पाई, ऐसे कुछ यहाँ पर था, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे कुछ था L - m, और ये L + m, ऐसे कुछ था, और ये पावर 1/, क्या थी? 1/2। m की वैल्यू 0, m की वैल्यू तो L ऊपर कैंसिल, ये बच जाएगा। और यहाँ पर क्या था? PLX, क्या था? PLX। वो यहाँ पर पूरा आपको याद नहीं रखना, पूरा आपको याद नहीं रखना, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू आपको रखनी है। ये रख दिया, अब इस वैल्यू को कहाँ पर पुट कर दे? यहाँ पर। तो देखो क्या हो जाएगा, ये साई इंसिडेंट इज इक्वल L इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी AL 2k² बाई पाई पावर 1/2, ये बेसल पॉलिनोमियल है, बेसल बहुपद JL/KR, और ये वैल्यू 2L + 1 बाई 4 पाई पावर 1/2, और ये PL cos थीटा, ये PL cos थीटा, ठीक है। बहुत है क्या इतना? ये आगे और करें, चलो भाई, इससे आगे अपन कल करते हैं ना, ठीक है, ओके।